हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो बात की थी पावर शेयरिंग के बारे में की थी। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, आज हम बात करेंगे फेडरलिज्म के बारे में। देखिए, ये जो वर्ड है फेडरलिज्म, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ आपको दो चीज़ों को याद रखना चाहिए कि इंडिया में जो गवर्नमेंट का काम करने का तरीका है, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, उसे आप टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नंबर 1 हॉरिजॉन्टल और नंबर 2 वर्टिकल। तो जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है, बेसिकली हम उसको फेडरलिज्म के साथ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर आपको याद होगा जो लास्ट लेसन था उसमें हमने बेल्जियम की स्टोरी के बारे में पढ़ा था, है ना। अगर हम बात करें बेल्जियम की स्टोरी की तो उसमें हमने देखा था कि कैसे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम किया था और अपने देश को टूटने से बचाया। तो बेसिकली उन्होंने अपने देश को टूटने से कैसे बचाया, कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग की हेल्प लेके, और जो वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट थी उसको डिफरेंट ऑर्गन के बीच में डिवाइड करके, यानी कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई, देन आफ्टर कुछ पावर आपकी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी। यहाँ अगर हम बात करते हैं फेडरलिज्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो जो फेडरलिज्म की डेफिनेशन है वो हमें यही बताती है, व्हेन द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द डिफरेंट स्टेट अथॉरिटी, है ना। यानी जब आप पावर को डिफरेंट ऑर्गन के बीच में डिवाइड कर देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आप उसे कह सकते हैं या स्टेट गवर्नमेंट आप उसे कह सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। अच्छा, अगर हम डिफरेंट फीचर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहला फीचर तो यही बनता है कि जो पावर्स होती है उनको दो डिफरेंट ऑर्गन के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं जुडिक्शन के अकॉर्डिंग, तो सबसे अहम बात यह है कि मैं और आप, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो तीन ऑर्गन के द्वारा जो है कमांड दिया जाता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। क्लियर, लेकिन उनके लिए जो जुडिक्शन का एरिया है वो भी बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। सबसे अहम बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है, अगर हम उनके अकॉर्डिंग बात करें तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों का जो वर्किंग एटीट्यूड है वो कंफर्म किया गया है, गारंटेड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसके अलावा अगर किसी भी प्रोविजन में आपको चेंज करना होता है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की ही कंसेंट जनरली जरूरी मानी जाती है। अगर हम बात करते हैं जुडिशरी की, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो थर्ड एम्पायर का रोल प्ले करता है। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कहीं पर भी किसी भी लेवल पर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर जुडिशरी को ये राइट दिया गया है कि वो उसके ऊपर काम करता है। अच्छा, अगर हम डिफरेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, मान लीजिए मैं हूँ या आपके फादर हैं, कोई भी हैं, हम क्या करते हैं, हम तीन तरह के टैक्स तीन तरह की गवर्नमेंट को देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनकम टैक्स देता हूँ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दूंगा। उसके बाद मैं सेल टैक्स देता हूँ तो वो हम स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। उसके बाद हम हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, ये किसको देते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देते हैं, जिसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। यानी एक ही व्यक्ति तीन तरह की गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही व्यक्ति तीन तरह की गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम भी डिसाइड करता है। ठीक, अच्छा, जैसे आपने फोन में देखा होगा कि आप दो सिम चलाते हैं, ठीक है ना, तो फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है वो ड्यूल सिम के बिहाफ पे काम करता है। यानी उसको क्या करना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, कंट्री की जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसके लिए जो है काम करना है, लोगों के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना है, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक डाइवर्स कंट्री का हिस्सा माने जाते हैं। क्लियर, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन दो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। देखिए, इंडिया को हम क्या कहते हैं, इंडिया को हम क्या कहते हैं, स्टेट बिहाफ। स्टेट बिहाफ पे क्या कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट हम जो है इंडिया को कहते हैं। जनरल में अगर आप देखेंगे इंडिया में तो हम फेडरल शब्द को यूज नहीं करते हैं। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट। जो डिफरेंट स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है, आप उन्हें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। हर कंट्री में इन्हें अलग अलग नाम से जो है जाना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन की, जिसमें कि हम अमेरिका का एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे अगर हम अमेरिका का ही एग्जांपल लेते हैं, जितनी भी वहां पर स्टेट है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, 100% वो श्योर है अपनी पावर्स को लेकर, उनका एक अपना अस्तित्व होता है। वहां पर क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर का कंसेप्ट अप्लाई नहीं किया जाता है, गवर्नर होता है, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, कमिंग टुगेदर में सारी जो स्टेट्स हैं वो अपने आप में जो है फ्री हैं और उनकी जो पावर है दैट आर इक्विवेलेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो पावर जो है सेंट्रल अथॉरिटीज को जो है अमेरिका में दी गई है, वही सारी पावर जो है स्टेट के पास भी होती है। वो सब मिलके जब एक हो जाते हैं तो बन जाता है आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अच्छा, अगर हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर, मान लीजिए कोई कंट्री ये डिसाइड करता है कि हमें पावर्स को डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड करना है, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना है या डिफरेंट लेवल में डिवाइड करना है, तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, इंडिया। इंडिया में बेसिकली जो हम लोग काम करते हैं वो तीन कंसेप्ट पे काम करते हैं। सबसे पहले C फॉर सेंट्रल, देन S फॉर स्टेट एंड देन L फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी हमारे जो पावर है वो तीन पार्ट में डिवाइड की गई है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर वहां से कुछ पावर लेके हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं एंड देन फिर
आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे आप जो है नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, अच्छा, अगर हम इंडिया के अकॉर्डिंग देखें, हम सब जानते हैं कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारी चीज़ों को हमने फेस किया। उसके बाद हमारे कंट्री के लिए प्रॉपर वे में कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया गया। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो बहुत अवेयर थे कि भाई आने वाले टाइम में सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं के रिगार्डिंग हमारे यहाँ 3 तरह की लिस्टों पे जो है काम किया जाता है। यूनियन लिस्ट होती है आपकी, फिर स्टेट लिस्ट होती है, फिर होती है आपकी कंकरेंट लिस्ट। अगर हम यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, जनरली जैसे आपका डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स होते हैं, है ना, कम्युनिकेशन होता है, मनी मैटर्स होते हैं। तो ये ऐसे एक तरीके से कह सकते हैं कि एस्पेक्ट हैं या मुद्दे हैं जिसपे पूरे कंट्री के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी अप्लाई करने की जरूरत होती है। तो इन सब के रिगार्डिंग जो भी कानून बनाती है वो आपकी यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाने का राइट दिया गया है। दूसरे नंबर पे जब हम आते हैं तो उसमें हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट में, जैसे आपकी पुलिस है फॉर एग्जांपल, है ना। इसके अलावा जो है हम बात करें एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं थोड़ी सी, इसमें आप ट्रेड को जो है शामिल कर सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है काम कर सकती है। तीसरे नंबर पे आपकी आती है कंकरेंट लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। लाइक आपका जो है आपकी एजुकेशन पॉलिसी है, आपकी फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, मैरिज है, सक्सेशन है, एडॉप्शन है। तो उन सब के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और आपका स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। हाँ, अगर मान लीजिए कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट के बीच में, या कोई एक ऐसा इशू आता है, तो जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं वही आपको मानना पड़ेगा। इसके अलावा एक और कंसेप्ट हमारे यहाँ पे यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं रेडिटरी पावर। इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे 1947 में हम आजाद हुए, 1950 में प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम किया गया, तो उस टाइम पीरियड में हमें ये तो पता नहीं था कि कंप्यूटर नाम का कोई सब्जेक्ट हमारे यहाँ इंक्लूड होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक स्पेशल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है कि जो आने वाले नए सब्जेक्ट हैं, नए मसौदे जो होते हैं, वो इस पावर के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। अगर हम सब चीज़ों को काउंट करके बात करते हैं तो इंडिया में जनरली जैसे हम देखते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। इन 3 कंसेप्ट पे ही हमें पूरे लेसन में बात करनी है। अगर हम ओवरऑल जो है डिफरेंट कंट्रीज को चेक करें, जैसे हमारे पास बेल्जियम का एग्जाम्पल है कि भाई बेल्जियम ने भी कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग के ऊपर काम किया। कुछ जो पावर थी वो फ्लेमिश और वैलोनिया स्टेट को दी गई थी, ठीक है ना। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जनरली ऐसा कई जगह पे देख सकते हैं कि भाई जो पावर्स होती हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले क्या था कि हमने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का जो है दर्जा दिया हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी जो चीज़ें थी वो वहाँ पर अप्लाई होती ही नहीं थी, हालांकि अब उनका वो दर्जा जो है खत्म कर दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा हमारे बहुत सारे एरिया ऐसे, जैसे अगर हम बात करते हैं लाइक चंडीगढ़, ठीक है, अब इसको हम एक स्टेट का दर्जा भी नहीं दे सकते क्योंकि एरिया बाई ये बहुत छोटा एरिया लगता है। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने इसको यूनियन टेरिटरी में शामिल किया हुआ है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश होता है, ठीक है। इसी तरह की बहुत सारे एरिया, जैसे हम कैपिटल सिटी दिल्ली की अगर बात करते हैं तो वहाँ भी ये मसौदे पे हम काम करते हैं, या इसी तरह के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट पे काम किया जाता है। हर कंट्री में गवर्नमेंट के जो काम करने का तरीका है डेफिनेटली अलग होता है। यहाँ पर हम श्रीलंका को भी याद कर सकते हैं। देखिए, एक और कंसेप्ट पे हम जो है बात कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट सिंगल हैंडेड होती है, यानी सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रख ली, ठीक है ना। और स्टेट जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट अथॉरिटीज होती है, जनरली वो उनके साथ किसी भी चीज को शेयर करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का जो कंसेप्ट होता है, अगर हम अपने हिसाब से देखें तो ये प्रॉपर कंसेप्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि जब तक आप पावर को शेयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बेटर आउटस्टैंडिंग आपकी या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है या काम करने की जो कैपेसिटी होती है वो जो है कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होती है, और उसमें फाइनली जो आम जो नागरिक होते हैं उनको जो है नुकसान उठाना पड़ता है। इंडिया एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर हम फेडरल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया जो हमारा कंट्री है उसको एक बेहतरीन एग्जाम्पल के तौर पर हम यूज कर सकते हैं, जहां फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर अप्लाई किया जाता है। भले ही हम फेडरल जो शब्द है अपने यहाँ पे गवर्नमेंट में हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में जैसे एक शब्द होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट होती है सेंट्रल में भी और स्टेट में भी, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। इंडिया में भी मान लीजिए किसी लॉ के अगर हम अकॉर्डिंग बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ अपने बिहाफ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी कंसेंट होनी जरूरी है। मान लीजिए किसी भी बिल के मसौदे पे बात की जाती है, आपने उसे अपर हाउस से पास करा लिया, आपने उसे लोअर हाउस से पास करा लिया, तो देन आफ्टर जितनी भी स्टेट्स होती है वहां भी 50% स्टेट की यस उसके लिए होनी चाहिए, तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि वो बिल जो है फाइनल माना जाता है। क्लियर? आई थिंक ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आएगी। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।